आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। थायराइड आज के समय की आम बीमारियों में से एक है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को थायराइड की बीमारी देखी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपका वजन बहुत बढ़ रहा है तो थायराइड का चेकअप करवाइए। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी गर्दन अगर काफ़ी भारी हो गई है, यानी उस पर काफ़ी ज़्यादा मांस आ गया है, तो थायराइड का चेकअप कराइए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत थकावट महसूस कर रहे हैं, तो एक बार थायराइड का चेकअप आपको ज़रूर कराना चाहिए। यानी बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो किसी न किसी रूप में थायराइड से जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज हेलो डॉक्टर में बात थायराइड की। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी हेल्थ से जुड़े हुए सवाल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से पूछते हैं और कुछ जानकारी, कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आते हैं। नमस्कार, हेलो डॉक्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज के अंक में हम बात करेंगे कि क्या है थायराइड, कैसे होती है इसकी पहचान और कौन सी और ऐसी बीमारियां हैं जो उससे जुड़ी होती हैं और इसका इलाज क्या है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर SK वांगनू। डॉक्टर वांगनू एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, यानी हार्मोन संबंधी बीमारियों के विशेषज्ञ हैं और थायराइड और डायबिटीज़ जैसी फील्ड में उनकी स्पेशलाइजेशन है। फिलहाल दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल से संबद्ध हैं और पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। यानी ये दूसरी बार है जब डॉक्टर वांगनू हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे उन्हें थायराइड आखिर होता क्या है। डॉक्टर वांगनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में। आप पहले भी आ चुके हैं और आप आज समय निकालकर फिर से हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हुए, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया भी और आपका बहुत स्वागत भी। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर वांगनू, बहुत आसान भाषा में अगर समझाना हो एक आम आदमी को थायराइड क्या होता है, तो मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा कि थायराइड क्या होता है। थायराइड एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जो आपके नेक में सामने वाले पोर्शन पे एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, जिसके बटरफ्लाई के जैसे दो विंग्स होते हैं, ऐसे ही थायराइड के दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो जो बटरफ्लाई के जो बीच का हिस्सा है जिसमें बटरफ्लाई मेन होती है, वो हमारे थायराइड ग्लैंड में उसको बोलते हैं इस्तेमाल। तो ये टिपिकली बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ द नेक, और थायराइड ग्लैंड के नीचे आपकी सांस की नली जाती है, आपकी फूड पाइप जाती है, और ये ग्लैंड बॉडी में इतना महत्वपूर्ण है कि इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो बॉडी के हर एक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, शुगर के मेटाबॉलिज्म में इतना इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं कि बेसिकली बॉडी वेट, बॉडी टेम्परेचर, हेयर फॉल, स्किन का टेक्सचर, इनफर्टिलिटी, आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, ये सब डिपेंडेंट होते हैं। आपका ग्रोथ ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये सब डिपेंडेंट होते हैं आपके नॉर्मल हार्मोन लेवल पर जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ग्लैंड में हल्की सी भी गड़बड़ी आए, यानी कि अगर वो आपके हार्मोन कम बन रहे हों या फिर वो ज़्यादा हो रहे हों, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आपने बिल्कुल अंजुम बिल्कुल सही पकड़ा है कि ग्लैंड में दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, ग्लैंड में जो हार्मोन बनते हैं या तो बहुत ही कम मात्रा में बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। बहुत कॉमन टर्म है जो लोगों को पता है। और अगर ग्लैंड ओवर एक्टिव होता है, ज्यादा हार्मोन बनाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो ग्लैंड जो हार्मोन कम बनाएगा, उसके कारण जो हमको शरीर में चेंजेस नजर आएंगे वो ये है कि एक तो बॉडी स्लो हो जाती है, आदमी सुस्त हो जाता है, डल हो जाता है, बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर बच्चे को होता है तो उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, मेंटल फैकल्टीज पर इफेक्ट होता है,
पर्टिकुलरली हम देखते हैं स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर ब्रिटल हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। और अगर बच्चों में वॉइस चेंज, होर्स वॉइस जिसको कहते हैं, हाँ, वो होर्स वॉइस हो जाती है। फीमेल्स में हो तो उनको पीरियड की प्रॉब्लम हो जाती है, इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और वेट गेन इज अगेन ए इम्पोर्टेंट फीचर। मोस्टली लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा वेट बढ़ गया, कहीं मुझे थायराइड तो नहीं हो गया। ये बहुत कॉमन नोशन है। जी। सो ये तो हो गए आपके कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं अगर थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है, कम हार्मोन बना रहा है। अगर जो ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बना रहा है, जिसको हम ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, उसमें सिम्टम बड़ी जल्दी पैदा हो जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में सिम्टम स्लोली प्रोग्रेस करते हैं, पेशेंट को पता भी नहीं चलता। जब एक स्टेज पर कि बहुत ही ज्यादा हार्मोन कम हो गया तब जाकर पता चलता है। इसकी अपेक्षा में जब ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है तो उसमें जो हार्मोन सडनली रिलीज होता है वो इमीडिएटली सिम्टम देते हैं। उसमें घबराहट, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, बार बार मोशन का होना, भूख ज्यादा लगना, वेट लॉस होना, ये सारे इतने कॉमन सिम्टम होते हैं कि पेशेंट जो है डॉक्टर की जो एडवाइस है तुरंत सीख करता है, क्योंकि सिम्टम अब्रप्टली हो जाते हैं। पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हमारा 1 महीने में 5 किलो वेट कम हो गया, मुझे भूख बहुत लगती है, मैं खाना बहुत खाता हूँ फिर भी मेरा वेट लॉस हो रहा है, पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है, और पैल्पिटेशन, दिल बहुत धक 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 करता रहता है, मुझे नींद नहीं आती। ये सब प्रॉब्लम जो है ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड के कारण होता है। ठीक है। तो ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया कि एक कॉमन आदमी कैसे पहचान सकता है कि दोनों में कैसे अंतर करें कि ग्लैंड ओवर एक्टिव है कि अंडर एक्टिव है। ठीक है। यहाँ पर एक सवाल, मेरे 2 सवाल हैं जुड़े हुए हैं आपस में। पहला तो ये, क्या ये हेरिडिटरी होता है, क्या अनुवांशिक होता है? और दूसरा ये, क्या किसी को भी हो सकता है, इन्फेंट को, टीनेजर को, एल्डर को, किसी को भी हो सकता है? तो मैं आपको पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। थायराइड की ग्लैंड की जो बीमारी है, पर्टिकुलरली जिसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, अंडर एक्टिव ग्लैंड, इट कैन हैपन। ये नवजात शिशु से लेकर ओल्ड एज, कभी भी किसी उम्र में किसी को भी हो सकता है। एक एक करके आता हूँ। नवजात शिशु में जो थायराइड है बहुत कॉमन है। इसके कई कारण होते हैं। या तो ग्लैंड ठीक से डेवलप नहीं हुआ है जब बेबी पैदा होता है, या ग्लैंड जो है वो थोड़ा दूसरी साइड पे जाकर बैठ गया हो, या ग्लैंड के अंदर कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है जिसके कारण जो है वो हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड में ठीक से बनता नहीं है। तो इसके कारण अगर ये कंडीशन हम 3 महीने के अंदर तक डिटेक्ट ना करें, 3 महीने का जो ये अंतराल है पैदा होने के बाद इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये अनडायग्नोज रह गया तो चाइल्ड को हो जाता है मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म, क्रेटिनिज्म, जो पहले के जमाने में बहुत कॉमन था। आजकल तो ये है कि पूरे वर्ल्ड में, हमारी कंट्री में भी एक यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है बच्चों में। हर एक हॉस्पिटल में होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके कॉर्ड ब्लड से हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं TSH। और अगर कॉर्ड ब्लड की फैसिलिटी नहीं हो, बच्चा पैदा होने के 3rd डे पे एक ब्लड सैंपल भेजते हैं TSH का। तो ये बहुत ही अनिवार्य है, सभी महिलाओं को इसके बारे में जांच होनी चाहिए कि जो भी प्रेग्नेंट हो, जो डिलीवर करते हैं, कि हाँ वो अपने डॉक्टर से पूछें कि उसके बेबी का TSH उन्होंने किया है कि नहीं 3 दिन, या अगर वो पैदा हुआ है तो कॉर्ड ब्लड में तुरंत किया है कि नहीं। उससे जो है ये सब पता चल जाता है कि बच्चे में हाइपोथायराइड है कि नहीं, क्योंकि अगर हम ट्रीट ना करें तो बच्चे में आगे जाकर उम्र भर ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात ये आती है कि जैसे कि बच्चा बड़ा होता है, एडोलेसेंस, टीन एज, फिर मिडिल एज, फिर एडल्ट एंड ओल्डर एज ग्रुप। टीनेजर एंड एडोलेसेंट्स में बेसिकली ये कॉमन इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं यंग फीमेल्स में आजकल PCOD की बहुत प्रॉब्लम है, और PCOD में जो है बेसिकली थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी गर्ल्स PCOD की आती हैं उसमें हम थायराइड का टेस्ट एक बहुत जरूरी कराते हैं। ये बहुत कॉमन है। फिर आप आ जाइए एडल्ट्स में भी पर्टिकुलरली महिलाओं में, क्योंकि जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज होती है महिलाओं में बहुत कॉमन होती है।
मीनोपॉज एज में थायराइड का होना बहुत ही संभव हो जाता है। और वो जो है, हम जब भी कोई मीनोपॉज फीमेल आती है उसमें जो है हम थायराइड का जो है टेस्ट, कोई भी एज ऐसी नहीं है जिसमें कि ऐसा ना हो कि थायराइड की बीमारी ना हो। ये तो वो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और जो पहला क्वेश्चन था वो इतना अहम है कि ये थायराइड ग्लैंड फैमिली में रन करता है कि नहीं। इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि जो कॉमन कॉज है हाइपोथायराइडिज्म का या हाइपरथायराइडिज्म, दोनों का इज ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि अगर बॉडी का इम्यून डिसफंक्शन हो, इम्यून डिसफंक्शन से बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है जैसे थायराइड ग्लैंड है उसके जो सेल हैं, इम्यून डिसफंक्शन से वो सेल डेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके कारण जो है फिर थायराइड ग्लैंड काम करना बंद कर देता है। तो ये एक परमानेंट स्टेज है कि अगर इसमें हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो लाइफ लॉन्ग लेना होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है ये बीमारी स्टार्ट हो गई तो हमको क्या लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी जी। तो हम कहते हैं क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, इसके कारण जो है ये बीमारी लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, इसलिए जो है ट्रीटमेंट जो है ये रेगुलरली लेना है, एकदम बिल्कुल लेना है। तो ये तो हुई बात ऑटोइम्यून डिजीज की। और ये देखा जाता है जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, फैमिलीज में रन करते हैं। इसमें जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म ऑटोइम्यून होगा या हाइपरथायराइडिज्म जिसको हम ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, इट टेंड टू रन इन फैमिली, क्योंकि फैमिली जेनेटिक्स इसमें इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अब फैमिली आती है कि भैया इसको हाइपोथायराइड है, जब भी कोई पेशेंट है तो हम जरूरी पूछते हैं कि आपकी फैमिली में किसी को हाइपोथायराइड तो नहीं है, आपकी मदर को तो नहीं था। तो उससे हमको पता चल जाता है कि हाँ अगर मदर को है तो बच्चे में भी होने के चांसेस रहते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रन्स इन द फैमिली। तो ये भी बता दें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है वो महिलाओं में अक्सर देखा जाता है मेल्स के, पुरुषों के मुकाबले में। महिलाएं इस रोग का शिकार कॉमनली होती है एज पुरुषों के कनेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर जब इतनी सारी बातें आप बता रहे हैं और इतने अच्छे से डॉक्टर वांगनू, तो एक सवाल मेरा ये है कि थायराइड होती है, चाहे वो हाइपर हो चाहे हाइपो हो, उसके साथ क्या और भी बीमारियां जुड़ के चली आती हैं? तो जितनी भी और ऑटोइम्यून डिजीज है वो थायराइड के साथ एसोसिएटेड हो। सबसे कॉमन चीज है डायबिटीज। डायबिटीज इज ऑल्सो ऑटोइम्यून। थायराइड डिस्टर्बेंस से जो मेटाबॉलिक, जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, उससे बॉडी का इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके कारण हाइपोथायराइड वाले पेशेंट को डायबिटीज होने की संभावना अधिक हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि दोनों ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अगर एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ तो दूसरा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जो अक्सर देखा जाता है कॉमन जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि परनीशियस एनीमिया एक होता है, सीलिएक डिजीज जिसको हम कहते हैं ग्लूटेन हाइपरसेंसिटिविटी, ग्लूटेन की गेहूं की एलर्जी होती है, ये इसके साथ हो सकता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ब्लड प्रेशर इसके साथ होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का जो लिंक है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ है। और कॉमनली ये देखते हैं जो टाइप 1 डायबिटिक बच्चे जो होते हैं जिनको कि इंसुलिन शुरू से लगता है, वो अक्सर उनमें हाइपोथायराइड का पाना बहुत ही कॉमन देखा है। ये कहूंगा मैं, कोई भी बच्चा टाइप 1 का आता है तो सबसे पहले उसमें हम थायराइड का टेस्ट करते हैं जी। और क्योंकि हम कहते हैं कि अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उसमें हम देखते हैं उसको ग्लूटेन यानी कि गेहूं की एलर्जी तो नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सीलिएक डिजीज। ये दो टेस्ट इतने इम्पोर्टेंट है यंग टाइप 1 डायबिटिक्स में, इसको कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं ये अपने लिसनर से कहूंगा, अगर आपकी फैमिली में कोई भी टाइप 1 बच्चा है तो कम से कम उनके ये दो टेस्ट जरूर अनिवार्य करें जी। तो बहुत सारी और भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो एसोसिएटेड होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के साथ,
तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कई अनकॉमन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे हाइपरथायराइडिज्म जो ग्रेव्स डिजीज जिसको बोलते हैं, जिसमें ओवर एक्टिव होता है, उसमें भी डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। हाइपो में तो होते ही हैं, उसमें भी डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपस में बहुत सारी बीमारी जो लिंक होती है, जिनका एक ही अंडरलाइंग जो कॉज है वो एक है। तो हमको सतर्क रहना है कि हमको बाकी बीमारियों के बारे में भी सोचें। ठीक है। डॉक्टर वांगनू, डॉक्टर बहुत विस्तार से आप सब कुछ बता रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि हम एक बीमारी के बारे में इतना कुछ जान पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। लौटेंगे तो जानेंगे क्या हेयर लॉस भी थायराइड से संबंधित है। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर कार्यक्रम। आज तक रेडियो का ये पॉडकास्ट है। आज हमारे साथ हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के डॉक्टर एस.के. वांगनू। डॉक्टर एस.के. वांगनू मशहूर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। डायबिटीज़ और थायराइड पर इनकी विशेषज्ञता है। डॉक्टर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि लौटेंगे तो जानेंगे क्या हेयर लॉस भी थायराइड से संबंधित है। तो मुझे हेयर लॉस के बारे में तो आप बताइए ही, लेकिन ये भी बताइए, कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं आपका गला बहुत भारी लग रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मांस, उस पर चर्बी आ गई है। तो क्या मोटा गला या भारी गला भी थायराइड की निशानी है? और क्या वाकई में हेयर लॉस अगर है तो थायराइड हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, अगर बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं ग्वाइटर, ग्वाइटर का मतलब कि थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ गया, तो मरीज को लगता है गले में कुछ भारी भारी है और शरीर भारी भारी सा लग रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से जो होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी से जो होता है, जो पहले बहुत कॉमन था, आजकल बहुत अनकॉमन है। ग्वाइटर वैसे भी कई बार देखते हैं वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी हो सकता है। अब हाइपोथायराइड उसके साथ एसोसिएट होता है ग्वाइटर के साथ। तो मैंने जैसे बताया, हेयर फॉल, स्किन ड्राई, वेट गेन, उसके साथ कॉमनली ये सिम्टम पाए जाते हैं। तो जब भी किसी मरीज को लगता है कि मेरा गला बहुत भारी भारी लग रहा है, मुझे सामने शीशे में देखता है, मिरर में, उसे सिंपल कहना है कि मिरर के सामने अपने चेहरे को देखे, मुंह में गिलास के पानी से एक बूंद पिएंगे, और जब सामने मिरर में देखेंगे गर्दन के आगे छोटी सी एक ग्लैंड ऊपर नीचे होती रहे। पानी पीते समय अपनी शक्ल मिरर के सामने देखेंगे। अगर आपका ग्लैंड बढ़ा हुआ है तो आप देखेंगे पानी, जिसको हम कहते हैं ना, अपने जैसे खाना खाते हैं तो पानी पीते समय वो ग्लैंड ऊपर नीचे होता रहे, जी जी, वो एकदम उसकी स्वेलिंग सामने नजर आ जाती है मिरर के साथ। ये बहुत सिंपल स्टेप है कॉमन आदमी के लिए देखने के लिए कि उनका ग्लैंड बढ़ा हुआ है कि। हम जैसे कहते हैं पेशेंट फूक गोटी, हम ऐसे आप पानी पीजिए, मिरर सामने देखिए कि वो सामने वो जो ग्रोथ है वो नजर आती है। सिंपल, इसको कहते हैं कि ग्लैंड एनलार्जर, तो नाम हम देते हैं ग्वाइटर। ये तो आज मैं भी चेक करने वाला हूँ आपसे बात करने के बाद। ये बहुत सिंपल टेस्ट है जो हम अक्सर लोगों को बताते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत मायने रखते हैं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि अगर हम इन चीजों का ध्यान है तो अक्सर ये डायग्नोसिस जो है मिस हो सकती है और ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं मिले। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल डॉक्टर वांगनू आपसे, इलाज क्या है? कब सही समय है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं? और क्या कोई इससे बचने के लिए घरेलू उपाय भी हैं? वेरी गुड। हम आपको शुरू से लेते हैं। अगर जो नवजात शिशु है, जो मैंने बताया, सिंपल टेस्ट कराना है और अगर इलाज समय से शुरू हो, ये मैं कहूँगा कि बच्चा एक अपनी नॉर्मल जिंदगी जिए। इसका जो इलाज है एक सिंपल सी गोली है जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन।
वो अपनी डॉक्टर की सलाह से कितनी डोज से स्टार्ट करना है। तो जैसे ही डायग्नोस होता है तुरंत दवाई स्टार्ट करनी है। और ये मैं अपने लिसनर को कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने कहने पर, पड़ोसियों के कहने पर दवाई को बंद मत कर। नॉर्मल अक्सर देखा जाता है, मरीज ने टेस्ट किया, अरे बाप रे मेरा तो ये टेस्ट नॉर्मल आ गया, मैं दवाई बंद करता हूँ। वो ये नहीं सोचते कि दवाई खाते हुए उसका टेस्ट नॉर्मल है, वो समझता मेरा कि थायराइड ठीक हो। ये इतनी कॉमन प्रचलित प्रथा है हमारे देश में कि हर एक मरीज अपना डॉक्टर खुद बनता है। जहाँ थायराइड नॉर्मल है वो दवाई बंद करते हैं। रिमेम्बर, ये जो हाइपोथायराइड है इसका इलाज लाइफ लॉन्ग चलता है। ओनली समय समय पर टेस्ट कराके डोज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। हाइपोथायराइड में सिंपल कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कुछ सालों तक भी जाती हैं, या अगर बहुत ही तेज ओवर एक्टिव ग्लैंड है तो उसको हम रेडियो आयोडीन देकर ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसको हाइपर से हाइपो में कन्वर्ट करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट फॉर ओवर एक्टिव ग्लैंड, बहुत कॉमनली हम देखते हैं। और इससे बचने का क्या है सवाल? कई चीजें हैं, जैसे कि आप बचपन में कोई बीमारी हुई हो आपको, जैसे किसी को कैंसर हुआ है, वो कीमोथेरेपी ले रहा है, वो थायराइड के फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है, तो उनको थायराइड का चेक कराएं। पेशेंट जो रेगुलरली कफ सिरप लेता है साइनस के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए, उनको अपना थायराइड का टेस्ट करें। कॉमनली जो साइकेट्रिक मेडिसिन होती हैं, जो साइकेट्रिक देते हैं, उसमें एक दवाई बड़ी कॉमन है लिथियम, उससे थायराइड का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। एक्सरे कराने जाते हैं या कुछ टेस्ट कराते हैं जिसमें एक रेडियो डाई यूज करते हैं, उससे जो है थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है। हार्ट की एक बड़ी कॉमन दवाई है जो कार्डियोलॉजिस्ट अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं, कार्डेरोन या एमिडोरोन, उससे थायराइड का फंक्शन खराब हो जाता है। बचने के लिए अगर आप ये सब चीजें ले रहे हैं तो अपना थायराइड का टेस्ट जरूर कराएं। नंबर 2, आयोडीन सफिशिएंसी होनी चाहिए। आयोडाइज सॉल्ट लेने का प्रयोग करें। डॉक्टर, यहाँ बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। आयोडीन की चूंकि आप बात कर रहे हैं तो आजकल बहुत सारे ऐसे नमक आ रहे हैं जो लिखते हैं, जैसे मैं ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, फला नमक और सॉल्ट, और नीचे लिखा होता है लाइट। तो वो जो लाइट करके जो नमक आता है, उस क्या वो उसमें आयोडीन की कुछ मात्रा का कुछ फ़र्क होता है? और जो लोग कई बार सेंधा नमक या काला नमक खाना पसंद करते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कई कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि हम कहते हैं कि आप नॉन आयोडाइज सॉल्ट, जैसे कि सेंधा नमक पता है हर एक को नहीं। किसी का जब ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है टेम्पररी, जिसको हम बोलते हैं थायराइडाइटिस। सो दिस इज बिकॉज क्या होता है, एक्सेस ऑफ आयोडीन से कभी कभी ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है। उसमें हम तब कहते हैं कि आप नॉन आयोडाइज सॉल्ट 1 महीने के लिए बंद करके सेंधा नमक इस्तेमाल करिए और बाद में अपना पूरा आयोडाइज सॉल्ट को स्टार्ट करिए। ठीक है। कुछ अलग सॉल्ट आते हैं, लो सॉल्ट, वो सोडियम कम होता है। अच्छा, तो उसमें थोड़ी आयोडीन की मात्रा, सोडियम की मात्रा थोड़ी कम होती है। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, जब तक डॉक्टर आपको ना बोले कि हाँ आप ये नॉन आयोडाइज सॉल्ट लीजिए और दूसरे किस्म का सॉल्ट लीजिए, तब तक आप अपना आयोडाइज सॉल्ट ही लेते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एस के मांगनू, आप हमारे लिए समय निकालते हैं, हमसे आपने बात की और आपका इतना लंबा अनुभव है। पिछली बार हमने आपसे पूरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बारे में ही बात कर ली थी, आज उसी में से एक हमने इशू उठाया थायराइड का, और आपने लगभग सभी, मैंने शायद हर क्वेश्चन को टच करने की शायद कोशिश की हो, नहीं भी की हो तो आगे फिर कभी आपसे बात करेंगे। समय की हमारे पास थोड़ी कमी रहती है, लेकिन आपने बहुत विस्तार से हमारे लिसनर्स को सारी चीज़ें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये था आज का हेलो डॉक्टर, जिसमें हमने थायराइड की बात की, उससे संबंधित और बीमारियों की भी बात की, जाना कैसे आप थायराइड की पहचान कर सकते हैं और इसका इलाज क्या है। आपको हमारे ये अंक कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल ज़रूर करें। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। यदि आपका भी कोई सवाल है या चाहते हैं कि हम डॉक्टर से किसी विषय पर बात करें तो वो भी हमें लिखकर ईमेल ज़रूर करें अपने नाम और पते के साथ। अगले मंगलवार फिर से हाजिर होंगे आपकी हेल्थ से जुड़े नए सवालों और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाज़त और अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।
खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।